जंग जारी रखेगी। बीएसपी पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक देश के अंदर अत्याचार होता रहेगा, बीएसपी ताकत के साथ में हर अत्याचार का जवाब देना भी जानती है। और मैं कहना भी चाहता हूं, बीएसपी के लोगों ने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बहुजन समाज के लोगों के सीने कोई कमजोर नहीं है, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक दायरे में रहते हैं। नहीं तो ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं। ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि जय भीम का नारा तो बीएसपी लेके आई। अरे मुझे गर्व है, ईमानदार कांसीराम साहब ने और बहन जी ने जय भीम का नारा दिया है। मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है। जय भीम बोलूंगा, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। तुम्हें जो करना है करके देख लो। तुम गोली चलाओगे तो हमारे सीने खुले हैं, लेकिन जय भीम की आवाज बहन कुमारी मायावती जी की डंके की चोट पे कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे नहीं रहेंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, भगवान हमारे थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आज जो ये मंच, जंग हमारी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये जंग तो हमारी शुरुआत हुई है। आप हमारी काउंटिंग कराओ, उसके बाद हिस्सेदारी तो हम लेकर के रहेंगे, हिस्सेदारी तो हम लेकर के रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, तुम हमें रोक नहीं सकते। तुम कितनी भी ताकत लगा लो, बीएसपी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकते। और तुम मेरी जवान से जय भीम का नारा रोक नहीं सकते। आप एक गोली चलाओगे, 2 गोली चलाओगे, लेकिन करोड़ों जय भीम बोलने वाले आज भारत में पैदा हो चुके हैं और डरने वाले भी नहीं है। आपने देखा भी किस तरह से देश की संसद के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उसके विरोध में पूरे देश के अंदर 14 अप्रैल को नीली क्रांति देखने को मिली, जैसे पहले 2 अप्रैल को देखने को मिली थी 2018 में। बाबा साहब के मानने वालों में जुनून था, जोश था। जय भीम के नारे, गगनभेदी नारे पूरे देश में गूंज रहे थे। लेकिन ये बात सामंतवादियों को अच्छी नहीं लगी, उन मनवादियों को अच्छी नहीं लगी। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगी। इतनी बड़ी संख्या में नीले गमछे, जय भीम के नारे, बसपा के झंडे, जय भीम वाले युवा पूरे देश में गांव-गांव दुल्हन की तरह सजा हुए गांव दिखाई पड़ रहे थे। ये उनको हजम नहीं हुआ। इन लोगों ने हमें रोकने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जब हमारे लोग उनसे रिक्वेस्ट करने गए कि हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं अपने गांव के अंदर, तो बोले इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों परमिशन नहीं मिलेगी? बोले कि नई परंपरा पड़ जाएगी। तो हमारे लोगों ने कहा, अरे नई परंपरा क्या मतलब है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। और ये परंपरा नई नहीं है, ये परंपरा आज 78 सालों से चली आ रही है। और जय भीम वाले बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, भगवान मानते रहेंगे। आप रोक नहीं सकते। तमाम सरकारी बंदिशें लगाई गई। किस तरह से नीला सैलाब, नीली क्रांति जो 14 अप्रैल को दिखाई पड़ी, पूरे देश में रोका जाए, लेकिन ये विरोधी पार्टियां पूरी तरह से फेल नजर आई हमारे नौजवान साथियों के साथ में। और मैं कहना भी चाहता हूं, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गोपालगंज का एमएलए, उसने बात बोली जय भीम वाले क्रिमिनल होते हैं। क्या बोला? कि जय भीम वाले क्रिमिनल होते हैं। और ये भी कहा कि जय भीम का नारा तो बीएसपी लेके आई। अरे मुझे गर्व है, ईमानदार कांसीराम साहब ने और बहन जी ने जय भीम का नारा दिया है। मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है। जय भीम बोलूंगा, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। तुम्हें जो करना है करके देख लो।
तुम गोली चलाओगे तो हमारे सीने खुले हैं, लेकिन जय भीम की आवाज निकलेगी। मेरे साथ इधर सोनू जाटो बैठा हो, रानू जाटो, सोनू जाटो, संजय जाटो की हत्या कर दी गई जय भीम की वजह से। आज आपके सामने रानू जाटो, धनोरिया जाटो लड़का है, इसके हाथ में गोली लगी। ये वो दिलेर बंदा है जिसने जय भीम बोला लेकिन सर नहीं झुकाया। मैं इसके दिलेरी को सलाम करता हूं, नीला सलूट करता हूं। और मैं संजय जाटो को भी सलाम करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। गोली खा ली लेकिन जय भीम से समझौता नहीं किया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी, आगरा के एटा में भी जय भीम बोलने पर उसकी हत्या कर दी गई। और यही नहीं, बिहार के अंदर भी, सीतामढ़ी के अंदर अवधेश पासवान ने 14 अप्रैल को पासवान टोला में बाबा साहब की जयंती मनाई और सामंतवादी वहां पर आते, उनसे कहते हैं तेरी हिम्मत हो गई, तूने आज सीतामढ़ी में पासवान टोला में तुमने कैसे बाबा साहब की जयंती मना ली। कहा तेरा एक पनिशमेंट है। उसने बोला गरीब आदमी बोलो क्या मेरा पनिशमेंट है। कहा तुम जय श्री राम बोलो तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे। कहा नहीं बोलेंगे, मेरी जान ले लो, नहीं बोलेंगे। आज 14 अप्रैल में जय भीम बोलूंगा, जय भीम बोलूंगा, जय भीम बोलूंगा। हार नहीं मानी। रात में 12 बजे उसका किडनैप किया गया और रात में अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई। हत्या करके चिमनी भट्टे के पास की बॉडी को फेंक दिया गया। लेकिन कोई नहीं पहुंचा वहां पर। आरजेडी भी नहीं पहुंची, कांग्रेस भी नहीं पहुंची, जेडीयू भी नहीं पहुंची। 2 दिन के बाद ये खबर बहुजन समाज पार्टी के साथियों को लगी, उन्होंने मुझे बताया। पूरी बीएसपी की टीम उसके घर पे पहुंची, वहां पर तुरंत पहुंची और हमने वहां के एसपी से बात किया, डीएम से बात किया, टीआई से बात किया, अधिकारियों से बात किया। तब जाके शासन प्रशासन वहां पे हरकत में आया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों ने चालाकी करी। उनको लगा कि बीएसपी एक्टिव हो गई, बीएसपी अपराधियों को जेल में पहुंचाने का काम करेगी। उन लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदल दिया बड़ी चालाकी से। जब हमारी बहु बच्चियों का अत्याचार करते हैं, जब हम उनको बचाने के लिए जाते हैं, हम उन पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज हो जाती है। कहा अवधेश पासवान की मौत तो हार्ट अटैक से हो गई। अरे रात में परिवार के सामने तुमने उसका किडनैप किया, 3 लोगों ने किडनैप किया, उन पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार ने नहीं किया, वहां की सरकार ने नहीं किया, बीजेपी सरकार ने नहीं किया। और वहां पे हालात इतने बुरे हैं, 14 अप्रैल की जयंती की वजह से कैमूर जिला के अंदर पर्वत गांव पड़ता है, 21 दलित समाज के लोगों के ऊपर कहर बरपाया गया। घर के अंदर बहु बेटियों को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, लाठी डंडियों से उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कई लोग जख्मी हो गए। आरजेडी नहीं पहुंची, कांग्रेस नहीं पहुंची, बीजेपी नहीं पहुंची, जेडीयू नहीं पहुंची, और पहुंची तो कौन पहुंची, बहुजन समाज पार्टी वहां के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए पहुंच गई। लेकिन आज मैं ये बात देख भी रहा हूं और जान भी रहा हूं, पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के आसाम तक बहुजनों की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रही है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी, एकमात्र नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती की करने का। हम सब उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं। उन्हें दर्द है कि मेरे बहुजन समाज पे अत्याचार होता है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ताकत को कमजोर भी करना है। कौन लोग कर रहे हैं? जिन्हें बीएसपी से डर लगता है, जिन्हें बीएसपी से डर लगता है, उन्हें मालूम है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आ सकती है तो मध्य प्रदेश में भी आ सकती है, बिहार में भी आ सकती है, गुजरात में भी आ सकती है, राजस्थान में भी आ सकती है। तो बीएसपी को कमजोर किया जाए। बीएसपी कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग जातीय पार्टी, अलग अलग संगठन बनाने का भी काम कर दिया, तमाम नेता पैदा करने का भी काम कर दिया। उनका मतलब यह था कि हमारी और आपकी एकमात्र ताकत है हमारी एकता, हमारी एकता, हमारा संगठन।
माने कि बाबा साहब ने जो हमें निर्देश दिया, उपदेश दिया, उसमें कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और तीसरी बात कहा संगठित रहो। अगर तुम एक हो जाओगे इस देश के राजा बन जाओगे। एक हो करके इस देश में तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में सफल हो गए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, अपने दम पर बनी, और 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के समारोह में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी की नेतृत्व में काम कर रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर बहुजनों का मान सम्मान रखा गया, और किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, रेत माफिया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे दबे कुचले बहुजन समाज पर, वंचित समाज पर कोई आंख उठा करके देख ले। ये डर और खौफ था आदरणीय बहन जी का। लेकिन उन्हें मालूम हो गया, बीजेपी को, आरएसएस को, कांग्रेस को मालूम हो गया कि अगर ये सारे एक रहेंगे तो ये बीएसपी पूरे देश में काबिज हो जाएगी। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से ये मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। बीएसपी को रोकना है तो इनकी ताकत को बांटना पड़ेगा। और उसी दिन से इन लोगों ने प्लान बी पे काम शुरू किया। और आज हमारे बीच में तमाम जय भीम वाले पैदा कर दिए गए, जय भीम नारे वाले लोग खड़े कर दिए गए। और मकसद एक था, बीएसपी को कमजोर कर दें। और बीएसपी ऐसे नहीं बनी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीएसपी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान पे आज देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी पड़ी। और ऐसे नहीं है, आज मेरे सामने जो हजारों की तादाद, ये विशाल आबादी यहाँ बैठी हुई है, ये उनके लिए संदेशा है। आप बीएसपी को कितना भी कमजोर कर लो, बीएसपी कमजोर होने वाली नहीं है। अभी युवा जाग चुका है, गांव गांव में संदेशा जा चुका है कि अब आगे जो भी होगा आर पार होगा। और हमारी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और मुरैना के अंदर भी मेरे साथियों ने बताया, मुरैना के अंदर भी आपने देखा कि जंजगांव में, जंजगांव रंबा के अंदर भी दलित दूल्हों पर अत्याचार किया। गोली पे बैठे थे, उन्हें निकलने नहीं दिया गया, मारपीट करी गई। टीकमगढ़ में दलित दूल्हे के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये घटनाएं आम नहीं है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी घटनाएं घटी। क्यों घटी? क्योंकि आप कमजोर हो गए। अभी हमारे सामने रमेश गर्ग जी बोल रहे थे कि हमारा वोट बैंक बहक रहा। हम समझ नहीं रहे कि हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस मकसद से आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बटे हुए हैं। आपने देखा भी कि इसी बड़ी घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले एक्टिव हो गई। सबसे पहले यहाँ रानू दनोरिया बैठा हुआ है, यहाँ पर संजय जाटव के परिवार के लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी रात में 11:30 बजे पहुंची। वहां पर 11 बजे रात में पहुंच करके उनके घर जाती है, सिंगोना गांव के अंदर एफआईआर होती है, उनके परिवार को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, सारा कार्यक्रम हम करते हैं। लेकिन समाज के तमाम चमचे दलाल लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहकाने का काम शुरू कर दिया। अरे जब ये दबे कुचले वंचित समाज की राय पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करती है, तो आपको साथ देना चाहिए था, आपको बांटना नहीं चाहिए, आपको साथ देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप अपने आकाओं के इशारे पे, आप अपने कांग्रेस के और बीजेपी के आकाओं के इशारे पर इस बहुजन समाज को एक नहीं होना देना चाहते। आप एक नहीं होना देना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसी मुरैना के अंदर मुझे याद है, इसी मुरैना के अंदर एक दलित की हत्या हुई। थाने में बताया गया कि उसने अपने नारे से अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी फांसी लगा ली। ये कितना हास्यास्पद है कि एक विंडो से कोई भी व्यक्ति कैसे अब नारे से अपनी आत्महत्या कर सकता। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई अभी तक, क्योंकि आप कमजोर हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुरैना जिले के अंदर आपकी 32% के ऊपर आबादी है, याद रखिएगा इस बात को। 32% आपकी आबादी है। और आप अगर चाह जाओगे तो अकेले दम पर यहां विधायक 6 के 6 बनाकर रख दोगे, अपने दम पे बना दोगे। लेकिन आप बट जाते हैं, आपको लगता है ये कांग्रेस हमारी अपनी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही कांग्रेस
पहले बाबा साहब जो हमारे बीच में थे, जीवित थे इस देश में, तो इसी कांग्रेस ने बाबा साहब के कदम कदम पर अपमान करने का काम किया। और आज जब बाबा साहब नहीं है तो आज उसी के नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का काम करती है। लेकिन आवाज किसी की निकली नहीं। जब संसद में आवाज, संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान हुआ, किसी नेता की आवाज नहीं निकली, और निकलती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की डंके की चोट पे कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, नहीं रहेंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, भगवान हमारे थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आज जो ये मंच, माला, अच्छे कपड़े, कुर्सी, मान सम्मान, शिक्षा, नौकरी, जो कुछ भी मिला हुआ है तो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और मैं उनसे कहना भी चाहता हूं, ओबीसी के समाज से भी कहना चाहता हूं, किसके गलत फहमी में पड़े हुए, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो? अरे ओबीसी के लोगों, मेरे भाइयों, अभी समय है जागने का, जाग जाओ। और माननीय कांसीराम साहब ने आज नहीं बहुत दिन पहले ही नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश के अंदर होनी चाहिए। हमने हिस्सेदारी की बात की थी। हमने कहा था कि इस देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर स्तर में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हमारी बात को आपने समझा नहीं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अभी समय है ओबीसी के भाइयों, बाबा साहब को अपना अपना मान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ओबीसी के बच्चे आज इस देश के अंदर कलेक्टर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे इस देश के अंदर मिनिस्टर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ये ओबीसी के लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर आप आज मध्य प्रदेश के अंदर अपने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी आपको 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, तो इसकी देन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है। जबकि एक लिखित आदेश पर, लिखित डाटा के ऊपर विधानसभा के अंदर, भोपाल के अंदर ये कहा गया कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 52%, जब 52% की आबादी है तो यहाँ पे 27% रिजर्वेशन भी ओबीसी को क्यों नहीं मिल रहा? इस पर कभी ओबीसी के लोग आगे नहीं आते। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा हिस्सेदारी की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। और आज बहुजन समाज पार्टी की लंबे अरसे की मांग, आज देश की सरकार को झुकना पड़ा और आज उसको भी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जंग हमारी यहां खत्म नहीं हुई है, ये जंग तो हमारी शुरुआत हुई है। आप हमारी काउंटिंग कराओ, उसके बाद हिस्सेदारी तो हम लेकर के रहेंगे, हिस्सेदारी तो हम लेकर के रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर भले बहुजन समाज पार्टी 2023 के अंदर हमारे एमएलए नहीं बढ़े, लेकिन हमारे कई सीटों पर हम बहुत कम वोटों से पीछे रहे। लेकिन हम जो कमियां हमारे अंदर थी, जो कमियां हमने देखी हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ में काम कर रही। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी रोड पे नहीं आती, संघर्ष नहीं करती, और आपने देखा आप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर दबे कुचलों की आवाज बहुजन समाज पार्टी रोड से लेकर के संसद तक उठाने का काम बड़ी दमदारी के साथ में करती है। यही नहीं, हमारी बहन जी, आदरणीय बहन जी, अपने ट्विटर के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार होता है उसको उठाने के साथ में काम करती है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी गफलत में आपको आने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं। तमाम लोग आएंगे आपके बीच में, आपको अपना बताएंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका जो अपना है, आपका जो मान सम्मान है, तो सिर्फ नीला झंडा, हाथी निशान। माननीय कांसीराम साहब ने कहा, जब तुम्हारे दरवाजे से, तुम्हारे गांव से, तुम्हारी रोड से नीला झंडा, हाथी निशान निकल जाए तो इस समझ लेना कि कांसीराम जिंदा है, तो इस समझ लेना कांसीराम जिंदा है। तो उन्हीं लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपका जो मान सम्मान, आपकी जंग, आपके आंदोलन को काम करती है, तो एकमात्र पार्टी आपका बहुजन समाज पार्टी करने काम करती है। और तमाम ऐसे संगठन भी हैं, हमारे लोग बोला भी करते हैं, तमाम हमारे यूट्यूब के भाई भी बोला करते हैं कि तमाम संगठन के लोग जाते हैं जहां पे दलित के साथ में अत्याचार हो, वहां पे जाके बीच पड़ाव करते हैं
और उसमें भी कमीशन खा लेते हैं, उसमें भी कमीशन खाने का काम करते हैं। ये हालात है प्रदेश के अंदर। तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारे हित के लिए काम करते हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बहुजन समाज पार्टी ऐसे नहीं बनी है। बहुजन समाज पार्टी खून पसीने और संघर्ष की बदौलत आज इस देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज बनी बैठी हुई है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपकी अपनी पार्टी है तो कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं है? कितने लोग चाहते हैं बीएसपी अपनी पार्टी है? बीएसपी आपकी आवाज उठाती है कि नहीं उठाती है? उठाती है। बीएसपी ये जंग जारी रखेगी, बीएसपी पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक देश के अंदर अत्याचार होता रहेगा, बीएसपी ताकत के साथ में हर अत्याचार का जवाब देना भी जानती है। और मैं कहना भी चाहता हूं, बीएसपी के लोगों ने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है, बहुजन समाज के लोगों के सीने कोई कमजोर नहीं है, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक दायरे में रहते हैं। नहीं तो ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं, ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि हमें निकलना है। हमारे साथी बोल रहे हैं 3:30 बजे हम सभी लोगों को कलेक्टर ऑफिस जाकर के वहां पर ज्ञापन देना है। अभी रमेश गर्ग जी भी कह रहे थे हम ज्ञापन देंगे लेकिन कार्रवाई तो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी आबादी में आज बहुजन समाज के लोग रोड पर आ गए हैं, तो मैं प्रशासन से अल्टीमेटम देता है कि आप कार्रवाई करो, नहीं तो बीएसपी ईंट से ईंट बजाने के लिए खड़ी रहेगी। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी है कि नहीं खड़ी है? सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आप सबके सामने जो आज जिले में हो रहे हैं जघन्य अपराधों के लेकर के 2 मिनट चलते हैं, हम सभी लोग चलेंगे।